हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 जो कि है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। और बेटा इसके पहले जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन था वो हमने पूरा कंप्लीट कर दिया और उसकी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर उस पूरे चैप्टर को देख सकते हो। तो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। और इस चैप्टर है, इसमें बेसिकली ज्यादातर डेटा है, ठीक है। जो स्टार्टिंग के हमारे पेजेस उनमें पूरा डेटा दिया हुआ है, तो हम उस डेटा को कंप्रेस किया और यहाँ पर आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। जो एक्स्ट्रा पार्ट था उसको हमने हटा दिया है और जो सिर्फ मेन पार्ट है उसके ऊपर हम फोकस करेंगे, ताकि हमारे जितने भी क्वेश्चंस है, ठीक है, बोर्ड से रिलेटेड, वो सारे के सारे यहाँ पर कंप्लीट हो जाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको दिया हुआ है कि भाई रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है इसकी डेफिनेशन क्या है। अब बेटा देखो, हेल्थ की डेफिनेशन तो क्या होती है? इट इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट वेलबींग ऑफ क्या, एक पर्सन है, फिजिकली फिट है, मेंटली फिट है और सोशली भी क्या है भाई, फिट है, तो उस पर्सन को हम क्या कहते हैं भाई, हेल्दी पर्सन। वहीं पर अगर हम इसके अंदर रिप्रोडक्टिव डाल दें, जैसे कि भाई रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी, उसी तरह यहाँ पर क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब बेटा देखो, रिप्रोडक्टिव हेल्थ की डेफिनेशन यहाँ पर दी हुई है डब्ल्यूएचओ के द्वारा। जैसे कि अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ, और डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर कहाँ पर बेटा, जिनेवा में, ठीक है। ये चीज याद रखना कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जिनेवा में। अब डब्ल्यूएचओ कह रहा है कि अ रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज अ टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, कि रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट्स है, अगर उनमें जो पर्सन एकदम फिट है तो वही क्या है भाई, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब जैसे कि कोई पर्सन रिप्रोडक्टिवली क्या है, एकदम फिट है, यानी कि उसका फिजिकली फिट है, वो इमोशनली फिट है, बिहेवियरल या फिर मेंटली और सोशली, अगर इन चारों पैरामीटर्स को कोई पर्सन फुलफिल करता है तो वो क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी के अंदर आता है। फिर नेक्स्ट चीज देखो कि भाई जो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी है ये क्या है। अब ये भी एक क्वेश्चन है जिसको हमने इस तरह फ्रेम कर दिया है यहाँ पर। बेटा रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी वो है जिसके अंदर जो लोग बाग है वो फिजिकली और फंक्शनली नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को, यानी कि उनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हो वो नॉर्मल हो, यानी कि अच्छी तरह से काम करे। क्लियर है? फिर नेक्स्ट है नॉर्मल इमोशनल एंड बिहेवियरल इंटरेक्शन। अब जैसे कि कोई सोसाइटी है, उसके अंदर जितने भी लोग हैं, ठीक है, जितने भी वहां पे लोग बाग हैं, उनके दिमाग में एक दूसरे के लिए कोई कचरा ना हो, ठीक है, उनके बीच में जो इंटरेक्शन हो सब कुछ नॉर्मल हो। तो ये चीज यहाँ पर कह रहे हैं कि पहला तो क्या, फिजिकली और फंक्शनली नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होने चाहिए। दूसरा क्या, कि भाई उनमें नॉर्मल इमोशनल और बिहेवियरल इंटरेक्शन होना चाहिए सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स में। जैसे कि अगर कोई मान लो किसी भी सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट में बात कर रहा है तो वहां पर नॉर्मल बातचीत हो जाए, जैसे कोई शर्माए ना। जैसे कि मानो आपने मूवी देखी हो जो OMG 2 आई, अब वहां पर वो सिर्फ एक नॉर्मल सा टॉपिक था, उसके ऊपर पूरा इतना बवाल कर दिया उन्होंने, तो क्या वो सोसाइटी रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी थी क्या? ठीक है, आप खुद सोचो ये चीज। पर हमारे पास जो क्वेश्चन है इसका आंसर बस इतना ही निकलेगा कि भाई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नॉर्मल होने चाहिए, इंट्रैक्शन और जो बिहेवियर है वो कैसा होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। फिर नेक्स्ट आ जाओ। अब यहाँ से हमारा जो मेन चैप्टर है वो स्टार्ट हो रहा है। जो स्टार्टिंग वाले हमने स्लाइड्स देखी स्टार्टिंग की, वहां पर तो क्या था, सिर्फ भाई क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में दो चीजें थी, उसको हमने कंप्लीट कर लिया। चलो बेटा अब नेक्स्ट क्या है, कि इंडिया जो है उन कंट्रीज में से थी, ठीक है, जिन्होंने सबसे पहले एक्शन प्लान को इनिशिएट किया, ठीक है, फिर हम कहें कुछ ऐसे प्रोग्राम्स को नेशनल लेवल पे स्टार्ट किया ताकि हम क्या कर सके भाई, एक रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी को बना सके, ठीक है, और ये हमारा एक प्राइमरी गोल था। अब ये जो प्रोग्राम इन्होंने स्टार्ट किया उसका नाम था फैमिली प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग। अब बेटा इस फैमिली प्लानिंग में बेसिकली ये लोगों को एजुकेट करना चाहते थे, कपल्स को एजुकेट करना चाहते थे कि छोटी फैमिली ज्यादा सही है, ठीक है। अब अगर मान लो तुम बहुत सारे बच्चे, तुम्हारे बहुत सारे बच्चे हैं, तो उन बच्चों को तुम पढ़ाओगे कहाँ से, उनका खर्चा कहाँ से लेके आओगे, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो इस बारे में जो गवर्नमेंट है पब्लिक को क्या करना चाहती थी, एजुकेट करना चाहती थी। तो इन्होंने किसको स्टार्ट किया, फैमिली प्लानिंग नाम के एक प्रोग्राम को। और कब स्टार्ट किया बेटा, 1951 के अंदर। फिर नेक्स्ट क्या हुआ कि कुछ सालों के अंदर इसमें कुछ और प्रोग्राम्स को ऐड किया गया, नए नए प्रोग्राम्स बनाए गए और इसका नाम चेंज कर दिया, क्या, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, या फिर शॉर्ट में लिख दो RCH। क्लियर है? फैमिली प्लानिंग इंडिया ने स्टार्ट किया था 1951 में, कपल्स को एजुकेट करना चाहते थे छोटे फैमिलीज के बारे में, और उन्होंने एक स्लोगन भी दिया, क्या, हम दो हमारे दो, हम दो और हमारे दो। ऐसे कुछ स्लोगन्स थे जो किसने दिए थे बेटा, गवर्नमेंट ने दिए थे। और फिर बाद में फैमिली प्लानिंग का नाम किसमें चेंज कर दिया गया, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर पे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब
यहाँ पे जो आरसीएच था, ये जो प्रोग्राम था, ये क्या करना चाहता था, पब्लिक के बीच में एक अवेयरनेस क्रिएट करना चाहता था। अब यहाँ पर इनके पास डिफरेंट मीडियम से इस अवेयरनेस को क्रिएट करने के, जैसे कि ऑडियो, विजुअल और प्रिंट मीडिया, इन्होंने इन तीनों का सहारा लिया अवेयरनेस को क्रिएट करने के लिए। और यहाँ पर भाई गवर्नमेंट एजेंसीज तो अपना काम कर ही रही थी, पर उसके साथ साथ कुछ नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज ने भी क्या किया, अपना पार्टिसिपेशन शो किया, जैसे कि एनजीओज हो गए। ठीक है, एनजीओज ने भी क्या किया भाई, यहाँ पर बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट किया। फिर यहाँ पर देखो, इन्होंने गांव गांव जाके क्या किया, नुक्कड़ नाटक किए, ठीक है, एजुकेशनल प्लेस किए, ताकि ये लोग बागों को भाई एजुकेशन दे सके, किसके बारे में, सेक्स के बारे में, ठीक है, रिप्रोडक्शन के बारे में, और जो फैमिली प्लानिंग है उन सारे के, उन सब के बारे में। फिर नेक्स्ट आओ, इन्होंने इसके अंदर मेजर रोल कौन प्ले कर रहा है, एक तो पेरेंट्स प्ले कर रहे हैं, दूसरा क्लोज रिलेटिव्स और टीचर्स और फ्रेंड्स। अब बेटा बेसिकली जो सेकंड और फोर्थ नंबर वाले हैं, इनसे थोड़ा दूर रहा करो इन चक्करों में, क्योंकि ये कभी भी सही नॉलेज नहीं देंगे। अब देखो, वो खुद तुम्हारी एज ग्रुप के हैं, और भाई जितना तुम्हें पता उतना ही उन्हें पता है। अब तुम उनसे पूछ रहे हो जिन्हें तुम्हारे जितना पता है, तो फिर तुम्हें कहाँ से सही नॉलेज मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पेरेंट्स के ऊपर रिलाई करो, अपने टीचर्स के ऊपर रिलाई करो, ठीक है, ये सबसे बढ़िया चीज़ है। और यहाँ पे भाई टीचर्स का तो फर्ज बनता है कि बच्चों को एजुकेट किया जाए, तो वही अब हम यहाँ पे कर ही रहे हैं। जैसे कि भाई आपको हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ाया, अब ये चैप्टर पढ़ा रहे हैं। चलो आगे चलते हैं। और नेक्स्ट चीज़ है, सेक्स एजुकेशन को भाई इंडियन स्कूल्स में डालना चाहिए, तो जैसा कि वो मूवी ने बताया अभी, तो ये चीज़ है कि इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन इन स्कूल शुड बी एनकरेज्ड, जो कि हमारे इंडिया में नहीं करते बेसिकली, ठीक है, पहले करते थे पर अभी नहीं करते। चलो अब आगे चलते हैं। फिर नेक्स्ट चीज़ है कि भाई किन किन टॉपिक्स के ऊपर प्रॉपर एजुकेशन स्कूल्स में प्रोवाइड करनी चाहिए, ठीक है। तो टॉपिक है, एक तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में, जो हमने अभी बता दिया आपको सारी। फिर नेक्स्ट है एडोलसेंस और रिलेटेड चेंजेस, और ये एडोलसेंस वगैरह क्या है भाई, अभी आगे जो हमारा ह्यूमन हेल्थ वाला चैप्टर आएगा ना, वहाँ पर हम देखेंगे। सेफ एंड हाइजीन सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जो कि हम थोड़ा इस चैप्टर में देखेंगे, और थोड़ा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में। और जो एड्स है उसको भी भाई उस वाले चैप्टर में देखेंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिनके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत जरूरी है। फिर नेक्स्ट, अब बेटा यहाँ से बेसिकली जो मेन चीजें स्टार्ट हो रही है, और ये मेन चीजें बहुत सारी जगह पे कनेक्ट करेंगी। तो सबसे पहले स्टार्ट है हमारे पास एमनियोसेंटेसिस। बेटा एमनियोसेंटेसिस क्या है, कि जैसे कि एक बेबी है, ठीक है, वो यूट्रस में है, वॉर्म में, उसके चारों तरफ एक फ्लूइड प्रेजेंट है जिसे हम क्या कहते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड। अब इस एमनियोटिक फ्लूइड को लिया जाता है, और इसके अंदर बेटा जो सेल्स वगैरह है उनमें क्या किया जाता है, कुछ जांचें की जाती है, जिससे पता चले कि जो बेबी है, जो फीटस है, उसको कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, एमनियोसेंटेसिस। क्लियर है। सबसे पहला तो क्या, अ प्रोसीजर परफॉर्म ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टू ऑब्टेन एमनियोटिक फ्लूइड, ठीक है। ये कब किया जाता है, प्रेगनेंसी के टाइम पे, और उसमें क्या किया जाता है, एमनियोटिक फ्लूइड को लिया जाता है। और बेटा एमनियोटिक फ्लूइड को क्यों लिया जाता है, ताकि हम उसमें टेस्ट कर सके क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज को और फीटल इन्फेक्शन को। अब अगर कोई फीटस है उसमें क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज है, और बेटा वो आगे बहुत टाइम तक सस्टेन नहीं करेगा, ठीक है, उसकी डेथ अगर पक्की है, तो उसको पहले अबॉर्ट कर दिया जाता है। क्लियर इतना। तो इसलिए एमनियोसेंटेसिस करते हैं, और भी कोई अगर प्रॉब्लम हो जिसको सही किया जा सके, तो भी हमें पहले पता चल जाता है। तो ये देख लो, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज क्या है यहाँ पर, जेनेटिक डिसऑर्डर। और ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स के नाम याद रख लेना, क्या, डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। अगर इनमें से कुछ भी हो, अगर इनको हम सही कर सके तो टाइम रहते कर लेते हैं, और अगर नहीं कर सकते तो फिर एक ऑप्शन देता है, क्या, अबॉर्ट, यानी कि एमटीपी, जो भी हम आगे देखेंगे इसके अंदर। फिर नेक्स्ट चीज देखो कि बेटा एमनियोसेंटेसिस तो जेनेटिक डिसऑर्डर को फाइंड आउट करने के लिए था, पर जो पब्लिक है उसने क्या किया, इसका मिसयूज करना स्टार्ट किया। वो पता कर लेते थे कि भाई जो वॉर्म में जो फीटस है वो मेल है या फिर फीमेल है। अगर फीमेल होता तो उसको क्या कर देते थे, अबॉर्ट कर देते थे। तो ये इसका क्या हो गया, मिस यूज हो गया, और इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनता है कि एमनियोसेंटेसिस क्या है, इसका मिस यूज क्यों किया, एमनियोसेंटेसिस का जो एडवांटेज है वो क्या था। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। प्रोसीजर क्या है, कि भाई ये टेस्ट को किया जाता है कब, 14 टू 18th वीक ऑफ प्रेगनेंसी या फिर जेस्टेशन पीरियड, और वहां पर एमनियोटिक फ्लूइड को लिया जाता है। क्लियर है इतना। चलो आगे चलते हैं। बेटा नेक्स्ट हमारे पास पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, और यहाँ पर ये पूरा डेटा वाला टॉपिक है, ठीक है। यहाँ पे पूरा डेटा ही डेटा दिया हुआ है, मैंने इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर बस उठा ली है। तो बेटा सबसे पहले पॉपुलेशन क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीशीज प्रेजेंट इन अ गिवन एरिया एट अ पर्टिकुलर टाइम। जैसे कि 2022 में कोटा के अंदर 4 लाख लोग थे, ठीक है, मैंने क्या कहा, 2022 में कोटा के अंदर 4 लाख लोग थे।
तो यहाँ पर हमने क्या कहा, लोग यानी कि पीपल की बात कर रहे हैं, तो एक स्पीशीज हो गई। और कब, 2022 में। ठीक है बेटा, मैंने क्या कहा, 2022 के अंदर कोटा में 4 लाख लोग थे। तो देखो यहाँ पर हमने क्या कहा, एक तो स्पीशीज कौन, ह्यूमन, दूसरा क्या, एक पर्टिकुलर टाइम ले लिया और एक पर्टिकुलर एरिया ले लिया। तो टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीशीज प्रेजेंट इन अ गिवन एरिया एट अ पर्टिकुलर टाइम, उसी को हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन। यानी कि कोटा में 2022 में 4 लाख लोगों की पॉपुलेशन थी, सिंपल सी चीज। फिर नेक्स्ट है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 11 जुलाई को। फिर आगे देखो, डेमोग्राफी, तो स्टडी ऑफ पॉपुलेशन यूनिट ऑफ अ पॉपुलेशन। अब देखो बेटा, जो पॉपुलेशन की स्टडी होती है ना, उसी को हम कहते हैं डेमोग्राफी। और जो यूनिट है पॉपुलेशन की, वो क्या है भाई, इंडिविजुअल। जैसे कि मैं हूं, ठीक है, जैसे मान लो एक कमरा है, उसके अंदर 100 बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है, 100 बच्चे बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर मैं सिंगल को क्या कहूंगा, यूनिट, यानी कि सिंगल क्या, इंडिविजुअल। और जब मैं उस पूरे की स्टडी कर रहा हूँ, क्या हो गया, डेमोग्राफी। तो बेटा पॉपुलेशन की स्टडी तो क्या हो गया, डेमोग्राफी। और उसमें सिंगल यूनिट क्या है, इंडिविजुअल। जैसे कि मैं एक अकेला क्या हूँ, इंडिविजुअल। फिर नेक्स्ट आगे चलते हैं, सेंसस। सेंसस क्या होता है बेटा, पॉपुलेशन की काउंटिंग, ठीक है। और ये हर 10 साल के अंदर होती है। तो काउंटिंग ऑफ पॉपुलेशन इन एवरी 10 ईयर। और इंडिया में भी भाई सेंसस हो रहे हैं, कब से हो रहे हैं, पहला सेंसस हुआ था 1872 में। ठीक है बेटा, पहला सेंसस कब, 1872 में, यानी कि ब्रिटिशर्स के टाइम पे, जब इंडिया की आजादी नहीं मिली थी हमको उस टाइम पे। फिर नेक्स्ट है, अब सारा का सारा तो आपको याद नहीं करना, एक तो अभी जो करंट में हो उसको याद कर लो, और एक जो प्रीवियस था उसको याद कर लो। तो देखो, लास्ट सेंसस हुआ था 2011 के अंदर, और उस टाइम पे हमारी पॉपुलेशन थी 1.2 बिलियन, ठीक है। लास्ट सेंसस कब था, 2011 में, पॉपुलेशन कितनी थी, 1.2 बिलियन। फिर उसके बाद जो लेटेस्ट सेंसस है वो कब हो रहा है, 2021 में। और 2021 में हमारी पॉपुलेशन हो गई 1.38 बिलियन, बढ़ गई बहुत ज्यादा। और अब जो नेक्स्ट सेंसस होगा वो कब होगा बेटा, 2031 में, यानी कि 2031 के अंदर। फिर नेक्स्ट आओ, कुछ और हमारे पास डाटा दिया हुआ है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन 1900 में कितनी थी, 2 बिलियन। फिर 2000 के अंदर कितनी हो गई, 6 बिलियन। फिर उसके बाद 2011 में कितनी होगी बेटा, 7.2 बिलियन। तो बस बेसिकली डाटा दिया हुआ है, कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसके अंदर। बस आप याद रखो भी करंट में इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, और जो ये पॉपुलेशन क्या होता है, डेमोग्राफी और सेंसस, इनकी डेफिनेशन याद कर लो। चलो आगे चलते हैं कि भाई ये इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, ये बढ़ कैसे गई, ठीक है, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ी कैसे है। तो बेटा यहाँ पर कुछ मेन रीजंस है। सबसे पहला तो क्या, रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट, मैटरनल एमएमआर और आईएमआर। अब देखो, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है, हमारे पास फैसिलिटीज बढ़ती जा रही है, ठीक है, जो मेडिकल फैसिलिटीज है, इंफ्रास्ट्रक्चर से वो डेवलप होते जा रहे हैं। तो जो डेथ रेट है लोगों का, वो अपने आप कम हो गया है। फिर नेक्स्ट है एमएमआर, यानी कि मैटरनल मोर्टिलिटी रेट, यानी कि जो मदर है जो प्रेग्नेंट है, उनकी भी जो डेथ रेट है वो कम हो गई है। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, कि जो बच्चे गर्भ में मर जाते थे या फिर जो पैदा होने के बाद मर रहे थे, उनका भी नंबर क्या हो गया, कम हो गया। क्यों, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज बहुत अच्छी होती जा रही है। फिर नेक्स्ट चीज देखो, इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोडक्टिव एज। अब बेटा जो रिप्रोडक्टिव एज वाले लोग बाग है, ठीक है, उनका नंबर भी क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। अब अगर उनका नंबर ज्यादा बढ़ रहा है, तो बेटा जब रिप्रोडक्शन होगा तो फिर उनके जो बच्चे हैं तो वो भी तो नंबर बढ़ा रहे हैं। तो क्या हो गया है, एक तो रिप्रोडक्टिबल एज बढ़ गया है, इस वजह से हमारा पॉपुलेशन भी क्या होता जा, बढ़ रहा है। और जो डेथ रेट है वो कम हो गया है। तो ये कुछ रीजन है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के। फिर नेक्स्ट आओ कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट किस पे डिपेंड करती है। तो बेटा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट डिपेंड करती है एक तो बर्थ रेट। अब देखो बर्थ रेट क्या होता है, 1000 लोगों पे कितने लाइव बेबीज हुए, ठीक है, उसी को हम कहते हैं बर्थ रेट। तो नंबर ऑफ लाइव बर्थ ऑन 1000 इंडिविजुअल इन ईयर, कि 1000 लोगों पे कितने बर्थ हुए, वही क्या है, बर्थ रेट। और बेटा ये कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ठीक है, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होता। फिर नेक्स्ट डेथ रेट। तो बेटा 1000 लोगों में कितने लोग मर गए एक साल के अंदर, वही क्या है, डेथ रेट। तो नंबर ऑफ डेथ पर 1000 इंडिविजुअल इन अ ईयर। और फिर इसके बाद है हमारे पास माइग्रेशन। अब बेटा माइग्रेशन क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, क्या हो गया, माइग्रेशन। अब माइग्रेशन भी दो टाइप के, एक तो इमिग्रेशन और इमाइग्रेशन। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास कोटा है, ठीक है, कोटा में हर साल स्टूडेंट्स आते भी है और जाते भी है। तो बेटा जो आते हैं ना उसे हम कहते हैं इमिग्रेशन, ठीक है। देखो जो आ रहा है, ठीक है, जो आ रहा है यानी कि प्लस में, तो क्या हो गया, इमिग्रेशन। और जब बच्चा बाहर से कोटा में आएगा तो कोटा की पॉपुलेशन क्या होगी, बढ़ेगी।
और जब बच्चे का कोर्स खत्म हो गया, वो कोटा छोड़ के जाएगा, तब कोटा की पॉपुलेशन घटेगी। पर ये कभी भी होता नहीं है, क्योंकि जैसे बच्चा जाता है नया बच्चा आ जाता है। क्लियर इतना? तो इमिग्रेशन यानी कि आना, इमिग्रेशन यानी कि जाना, ठीक है। जहां पर आई है यानी कि आई है, और जहां पर ई है वहां पर जाइए। क्लियर इतना? इधर प्लस और इधर माइनस। फिर नेक्स्ट बेटा यहाँ पर एक नोट दिया हमने, क्या? डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। बेटा डेमोग्राफिक ट्रांजिशन क्या होता है? तो देखो, जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ को हम कहते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। यानी कि मान लो एक कमरा है, उस कमरे में से 10 लोग बाहर चले गए और बाहर से 10 लोग आ गए। तो देखो कुछ चेंज हुआ क्या कमरे में? 10 लोग पहले भी थे, अभी भी 10 लोग है, तो इसी को हम कहते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। यानी कि पॉपुलेशन में 0% ग्रोथ, यानी ना तो पॉपुलेशन कम हुई ना बढ़ी। ठीक है, हम कह सकते हैं इसको बर्थ रेट इक्वल्स टू डेथ रेट भी। जैसे कि मान लो 10 बच्चे पैदा हुए, 10 बच्चे मर गए, या फिर 10 लोग मर गए, तो 10 आए और 10 गए, तो ये क्या है? डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। और यहाँ पर तुम ये नीचे वाली चीज भी बता सकते हो कि बी आर प्लस इमिग्रेशन इक्वल्स टू डी आर प्लस इमिग्रेशन। ये भी सब कुछ वैसा ही है। फिर आगे चलो बेटा, आप कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर। तो देखो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड क्या है? ऐसे मेथड जिनको हम यूज करते हैं प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है, अगर प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करना है, किसको यूज करेंगे? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को। अब बेटा जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज है, या फिर आपसे पूछ ले कि भाई आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव के क्या प्रॉपर्टीज होंगे, तो सबसे पहला तो क्या, यूजर फ्रेंडली, कि इसको कोई इजीली यूज कर ले। ठीक है, हर जगह मिलना चाहिए। अब देखो, अगर कोई अच्छा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है और वो हर जगह नहीं मिल रहा है, तभी वो आइडल नहीं है। फिर नेक्स्ट क्या, इफेक्टिव एंड रिवर्सिबल विद नो और लेस साइड इफेक्ट, कि ये जब हम इसको यूज में ले तो ये अपना पूरा इफेक्ट शो करे, और हम इसको अगर चाहे तो वापस यूज भी कर ले, और ये अपना कोई साइड इफेक्ट ना बताए, या फिर बहुत कम साइड इफेक्ट शो करे। फिर नेक्स्ट है, इट शुड बी इन नो वे इंटरफेरेंस विद सेक्सुअल ड्राइव या फिर सेक्सुअल डिजायर। अब अगर मान लो कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे इन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को यूज कर रहा है, तो उनके सेक्सुअल इंटरकोर्स में कुछ भी बाधा पैदा ना करे। ठीक है, तो वही क्या है? एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव है। अब नेक्स्ट हमारे पास है कि भाई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स कौन कौन से? तो बेटा दो है, एक तो कौन सा, टेम्पररी, और एक परमानेंट। ठीक है, परमानेंट को हम टर्मिनल भी कहते हैं, इसको हम क्या कह सकते हैं? टर्मिनल। ठीक है, एक तो क्या हो गया टेम्पररी, दूसरा क्या है बेटा हमारे पास? परमानेंट। अब देखो टेम्पररी में एक तो नेचुरल मेथड आ गया, बैरियर और केमिकल, और भी होते हैं जो हम सारे डिटेल के अंदर यहाँ पर देखने वाले हैं। और इधर परमानेंट में क्या है बेटा? सर्जिकल। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली ये एक बार हो गया तो वापस इसको रिवर्स हम नहीं कर सकते। मेल के अंदर होगा तो वेसेक्टोमी कहेंगे, फीमेल के अंदर होगा तो ट्यूबेक्टोमी कहेंगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल मेथड की। अब बेटा नेचुरल मेथड क्या है? ये जो मेथड है ये वर्क करता है प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग चांसेस ऑफ मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवा, कि जो स्पर्म और ओवा है इन दोनों को भाई मीट ना करने दो। ठीक है, इसका मेन प्रिंसिपल क्या है? अवॉइडिंग चांस ऑफ ओवा एंड स्पर्म मीटिंग, की ओवा और स्पर्म को एक दूसरे के सामने ना आने दो, उनको दूर दूर रखो। ये इसका क्या है? प्रिंसिपल है। अब बेटा नेचुरल मेथड में देखो क्या क्या है। पहला तो रिदम मेथड, या फिर रिदम मेथड के और भी नाम है, सेफ पीरियड, पीरियोडिक एब्सिस्टेंस और कैलेंडर मेथड। अब देखो इसमें क्या होता है कि जैसा हमने पढ़ा कि जो ओवुलेशन है कौन से डे पे होता है? 14 डे पे। यानी कि जो ओवा है या तो 14 डे पे प्रेजेंट है, या फिर मान लो उसके एक दिन बाद, एक दिन पहले से प्रेजेंट है। इन 3 दिन को छोड़ के कभी भी अगर स्पर्म एंटर करता है तो उसको भाई वहां पर ओवा नहीं मिलेगा, और अगर ओवा ही नहीं है तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगी। तो यही क्या है यहाँ पर? रिदम मेथड। फिर नेक्स्ट देखो, विद्रॉ विड्रॉल मेथड या फिर कोइटस इंटरप्टस, कि भाई स्पर्म के रिलीज होने से पहले, या फिर हम कहें इजेकुलेशन के पहले ही अगर जो पेनिस है उसको हम रिमूव कर दे वाजाइना से, तो वो क्या हो गया? कोइटस इंटरप्टस। यानी कि इस केस में भी जो स्पर्म है भाई इंसेमिनेशन नहीं हो पाया, तो भाई स्पर्म वहां पर वजाइना में पहुंच नहीं पाया, और अगर स्पर्म वजाइना में नहीं गया तो आगे मूव नहीं कर सकता। तो ये क्या बेटा यहाँ पर? कोइटस इंटरप्टस। और इसके फेलियर चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसके फेलियर चांसेस बहुत ज्यादा। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे लैक्टेशनल एमोनीरिया, जिसकी हमने पिछले वाले चैप्टर में बात की थी। भाई लैक्टेशनल एमोनीरिया क्या था? प्रेगनेंसी के बाद, सॉरी डिलीवरी के बाद का टाइम कब तक का? 6 महीने का। इस टाइम पे जो प्रोलैक्टिन है उसका अमाउंट बहुत ज्यादा होता है, तो वो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसको क्या कर देता है बेटा? सप्रेस कर देता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को नहीं होने देता। और अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं है तो ओवा नहीं है, ओवा नहीं है तो फिर फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता। ठीक है, तो लैक्टेशनल एमोनीरिया कितने टाइम तक बेटा? अप्रोक्स 6 मंथ, और नो मेंस्ट्रुअल साइकिल, और मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं है तो नो फर्टिलाइजेशन। ठीक है बेटा, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर बेरियर मेथड। अब देखो बेरियर मेथड क्या, कि इधर से स्पर्म आ रहा है, इधर उवा है, दोनों के बीच में कुछ आ गया। ठीक है, दोनों को मीट नहीं करने दे रहा, वही नेचुरल मेथड का प्रिंसिपल है ये।
तो ओवम एंड स्पर्म आर प्रिवेंटेड फ्रॉम फिजिकली मीटिंग विद द हेल्प ऑफ बैरियर, ठीक है। अभी बैरियर यहाँ पर हमारे पास बहुत डिफरेंट टाइप के, देखो इधर ये स्पर्म है, इधर की साइड पे ये ओवा है, बीच में ये कौन है बेटा, बैरियर, और इन दोनों को मिलने नहीं दे रहा। तो देखो यहाँ पर एग्जांपल है हमारे पास कॉन्डम, फेम शील्ड, सर्वाइकल कैप, डायफ्राम और वोल्ट। अब यहाँ पर जो मेन चीज है जो हमको यहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छी तरह से याद रखनी हो, क्या कि बेटा जो कॉन्डम्स है ये तो मेल यूज करते हैं, और फीमेल कॉन्डम भी होते हैं जिन्हें हम कहते हैं फेम शील्ड, पर ज्यादातर इंडिया में जो मेल कॉन्डम है उनको यूज किया जाता है। अब यहाँ पर बेसिकली क्या करते हैं, ये प्रिवेंट करते हैं स्पर्म और ओवा के मीटिंग को, ठीक है, यानी कि यहाँ पे बैरियर की तरह काम कर रहे हैं, पहली चीज तो ये। और दूसरा कि प्रिवेंट करते हैं एड्स एसटीडीज जैसी डिजीज को। क्लियर है। अभी देखो जितने भी बाकी मेथड थे वो इन डिजीज को प्रिवेंट नहीं करते, बस कॉन्डम ही एक ऐसा मेथड, या फिर बैरियर मेथड में ये कॉन्डम ही एक ऐसा है जो कि एड्स और एसटीडीज को प्रिवेंट करता है। तो इस चीज को अच्छी तरह से याद रखना, मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट भी लिखा हुआ है। क्लियर है। चलो आगे केमिकल मेथड। अब बेटा केमिकल मेथड्स क्या है, यहाँ पर कुछ केमिकल्स है जिनको अप्लाई किया जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, और ये क्या करते हैं बेटा, जो स्पर्म की किलिंग है उसको बढ़ा देते हैं, यानी कि स्पर्म को मारने लगते हैं। जहां पर स्पर्म का नंबर पहले कम था, या फिर मान लो स्पर्म्स को कम मारा जा रहा था, अब ज्यादा मारेंगे ताकि जो स्पर्म है उनके फाइनल डेस्टिनेशन तक ना पहुंच सके। ठीक। और जो केमिकल्स अवेलेबल है क्रीम्स, जेलीज, फॉर्म्स और वजाइनल टैबलेट्स की फॉर्म के अंदर, और इनके अंदर क्या होता है बेटा, सिट्रिक एसिड होता है, बोरिक एसिड और जिंक सल्फेट। ठीक है। पहली चीज तो क्या कि जो केमिकल मेथड है, ये केमिकल्स हैं इनको यूज किया जाता है कहाँ पर, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। ये क्या करते हैं, स्पर्म की किलिंग को बढ़ा देते हैं। ठीक। अब बेसिकली भाई कैसे मारेंगे स्पर्म को, कि जो स्पर्म की प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर जो सेल मेम्ब्रेन है उसको तोड़ देते हैं। बेटा अगर किसी सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन टूट जाएगी तो क्या वो सेल सर्वाइव कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो वही चीज यहाँ पर हो रही है, ब्रेक डाउन ऑफ स्पर्म मेम्ब्रेन। क्लियर। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस या फिर आईयूडीज। बेटा जो इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस है, देखो इनका प्रिंसिपल क्या है। ये क्या करते हैं कि जो स्पर्म है उसकी फेगोसाइट बढ़ा देते हैं, यानी कि ये स्पर्म को खाना स्टार्ट कर देते हैं। कैसे देखो, दे इंक्रीज फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन द यूट्रस एंड CU आयंस रिलीज्ड सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी। देखो दो चीजें हो रही है, एक तो ये स्पर्म का फेगोसाइटोसिस कर रहे हैं यानी कि स्पर्म को खा रहे हैं, दूसरा क्या कि यहाँ पर कुछ कॉपर आयंस को भी क्या कर रहे हैं बेटा, रिलीज कर रहे हैं। अभी कॉपर आयंस क्या करते हैं कि स्पर्म की मोटिलिटी को कम कर देते हैं, जैसे कि स्पर्म बहुत तेजी से मूव कर रहा था, कॉपर आयन आए उसकी जो मोटिलिटी स्पीड है उसको कम कर दिया, यानी कि उसकी स्पीड को इन्होंने सप्रेस कर दिया। अब अगर स्पीड कम है तो अपनी डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच पाएगा और वहीं पे वो मर जाएगा। ठीक है। और ये जो आईयूडीज है बेटा किसके लिए होते हैं, फीमेल्स के लिए। और बेटा ये फीमेल्स इनको क्यों यूज करती है, ताकि वो प्रेगनेंसी को डिले कर सके, या फिर उनके जो बच्चे हैं उनके बीच में कुछ स्पेस कर सके। ठीक है। तो वही चीज है, वांट्स टू डिले प्रेगनेंसी और स्पेस चिल्ड्रन। और ये सबसे ज्यादा यूज या फिर हम कह सकते हैं एक्सेप्टेड कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है कॉन्डम के बाद। अब बेटा इसके भी कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि नॉन मेडिकेटेड, एग्जाम्पल याद रखना लिप्स लूप। ठीक है। आईयूडी में नॉन मेडिकेटेड कौन है, लिप्स लूप। फिर उसके बाद है कॉपर रिलीजिंग, यानी कि ऐसी आईयूडीज जो क्या रिलीज करे, कॉपर्स। तो नाम क्या है, CU7 मल्टीलोड 375। और फिर हार्मोन रिलीजिंग, ऐसी आईयूडी जो किसको रिलीज करे, हार्मोन को। क्लियर है। नाम है प्रोजेस्ट्रेट और LNG-20। इसका तो मैं अभी आपको एग्जाम्पल भी बताने वाला हूँ यहाँ पे पूरा करके कि भाई कैसे काम करता है। चलो नेक्स्ट पे। अब यहाँ पे मेरे पास जैसे कि डायग्राम बना हुआ है, क्या है, ये है यूट्रस। क्लियर है बेटा। और इधर प्रेजेंट है ये प्रोजेस्ट्रॉन रिलीजिंग आईयूडीज। ठीक है। ऐसी आईयूडी किसको रिलीज करिए, प्रोजेस्ट्रॉन को। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, ये यहाँ से प्रोजेस्ट्रॉन को रिलीज कर रही है। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, जो प्रोजेस्ट्रॉन है उसका लेवल इंक्रीज हो जाएगा किसमें, ब्लड में। ठीक है। इसने प्रोजेस्टेरोन को रिलीज किया तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या हो गया, ब्लड में इंक्रीज हो गया। अब यहाँ पर दो काम होने वाले हैं, पहला तो ये हमारे पास इधर हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस। अब बेटा क्या होता है यहाँ पर, जैसे प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ता है प्रोजेस्टेरोन जाता है हाइपोथैलेमस पे, और यहाँ पर जब हाइपोथैलेमस GnRH को
सिक्रीट करता है, फिर हम कहें रिलीज करता है, तो उसको रोक देता है। अब बेटा देखो, अगर जीएनआरएच नहीं जाएगा तो जीएनआरएच फिर एंटीरियर पिट्यूटरी पे भी अपना काम नहीं कर पाएगा, और अगर एंटीरियर पिट्यूटरी पे अपना काम नहीं करेगा तो यहाँ पर क्या होगा, ना तो एलएच बनेगा, ना यहाँ पर एफएसएच बनेगा। ठीक है, बेसिकली इसने क्या किया, जीएनआरएच का निकलना बंद करा दिया। ठीक है, अब जीएनआरएच नहीं है तो ना ही वहां पर एलएच है, ना ही वहां पर एफएसएच है। और बेटा अगर एलएच नहीं है तो ओवुलेशन क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, और यहाँ पर जो ल्यूटियल एक्टिविटी है वो भी सप्रेस हो जाएगी, और जो मेंस्ट्रुएशन है वो स्टॉप हो जाएगी, स्टॉप मेंस्ट्रुएशन। और बेटा अगर एफएसएच नहीं आया तो फॉलिकल का डेवलपमेंट रुक जाएगा, फॉलिकल डेवलपमेंट स्टॉप। ठीक है, तो देखो प्रोजेस्टेरोन ने ये ऐसे काम किया कि प्रोजेस्टेरोन गया हाइपोथैलेमस के पास, वहां पर उसने जीएनआरएच का निकलना बंद करा दिया, और अगर जीएनआरएच नहीं है तो यहाँ पर एलएच और एफएसएच भी नहीं है, और ये जितने भी वर्क थे एलएच और एफएसएच के वो सारे भी रुक गए। क्लियर है इतना? और एक और चीज यहाँ पर ये कर रहा है, इनहिबिट मोटिलिटी एंड सेक्रेटरी एबिलिटी ऑफ फैलोपियन ट्यूब। बेटा जो फैलोपियन ट्यूब है उसकी जो मोटिलिटी या फिर जो सिक्रेटरी है एबिलिटी, उसको क्या कर रही है, स्टॉप कर रहा है। और नेक्स्ट चीज है कि जो यहाँ पर सर्विक्स है वहां पर बहुत ज्यादा म्यूकस का प्रोडक्शन कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा म्यूकस का प्रोडक्शन कर रहा है, इधर है म्यूकस, थिक म्यूकस की लेयर बना रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है यहाँ पर ये, थिक म्यूकस लेयर। इस वजह से जो स्पर्म है वो आगे मूव नहीं कर पा रहा, और बेटा अगर स्पर्म आगे मूव नहीं करेगा तब भी फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकती। तो इस तरह से जो प्रोजेस्टेरोन रिलीज आईयूडी है वो काम कर रही है। ठीक है, चलो इसको एक बार वापस देख लो। प्रोजेस्टेरोन आया, हाइपोथैलेमस पे गया, हाइपोथैलेमस पे जाने के बाद उसने जीएनआरएच का सिक्रीशन रोक दिया, और जीएनआरएच नहीं है तो बेटा एलएच और एफएसएच भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। अब बेटा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यानी कि किसकी बात कर रहा है, यहाँ पर ये बात कर रहा है पिल्स की, यानी कि गोलियों की। अब ये जो गोलियां हैं, ठीक है, इनके अंदर कुछ हॉर्मोन्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं जो हार्मोनल बैलेंस को क्या करा देते हैं, हमारी बॉडी के को बिगाड़ देते हैं। ठीक है, सबसे पहले नाम है हमारे पास सहेली। अब देखो सहेली थोड़ी अलग चीज है, यहाँ पर क्या है, ये भी एक ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव है। किसने डेवलप की थी, साइंटिस्ट ने। बेटा कहाँ के साइंटिस्ट, तो ये साइंटिस्ट है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट के, यानी कि सीडीआरआई के। और बेटा सीडीआरआई कहाँ प्रेजेंट है, लखनऊ में। अभी मेन मेन पॉइंट्स है, इनको ढंग से याद करना। कि सहेली जो है ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव है, साइंटिस्ट ने डेवलप की थी, कहाँ के साइंटिस्ट ने, सीडीआरआई के साइंटिस्ट ने, यानी कि सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ठीक है, और बेटा कहाँ पर प्रेजेंट है ये, लखनऊ में। अब पहली चीज तो ये कि नॉन स्टेरॉइडल है, यानी कि जितनी भी बाकी और पिल्स है ये उनकी तरह नहीं है, इसके अंदर कोई स्टेरॉइड्स प्रेजेंट नहीं है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि बाकी पिल्स के कंपैरिजन में क्या है, सेफ है। फिर नेक्स्ट कि बेटा इसको सिर्फ हफ्ते में एक बार लिया जाता है, और जबकि जो बाकी पिल्स है उनको हर दिन लिया जाता है। ठीक है, पहली चीज तो क्या, नॉन स्टेरॉइडल, और हफ्ते में सिर्फ एक बार लेनी है। और वहीं पर जो दूसरी पिल्स है उनको हर दिन रेगुलर लेना पड़ता है। ठीक है, और वो बाकी कैसी है, स्टेरॉइडल है। और सहेली के अलावा यहाँ पर और भी पिल्स है, जैसे कि प्रोजेस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन ईस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन पिल्स। कुछ ऐसे पिल्स जो सिर्फ प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करें, और कुछ ऐसे पिल्स जिनके अंदर प्रोजेस्टेरोन ईस्ट्रोजन दोनों के दोनों प्रेजेंट है। फिर नेक्स्ट हमारे पास इंजेक्टेबल्स। बेटा इंजेक्टेबल्स यानी कि इंजेक्शन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर एक इंजेक्शन है कौन, डेम्पा। ठीक है, एक इंजेक्शन है जिसका नाम क्या है, डेम्पा। तो ये इफेक्टिव होता है 3 मंथ के लिए, यानी कि अगर इस इंजेक्शन को लगाया तब भी ये हार्मोनल बैलेंस को चेंज कर देगा, और वहां पर प्रेगनेंसी को नहीं होने देगा। क्लियर है, नाम याद रखना क्या है इसका, डेम्पा। नेक्स्ट आओ इम्प्लांट। बेटा इम्प्लांट्स क्या होते हैं, कुछ सुई जैसे, या फिर मान लो छोटी छोटी सुइयां हैं। ठीक है, इनको हम क्या करते हैं, हमारे जो आर्म है उसके नीचे इम्प्लांट किया जाता है। ठीक है, उनको क्या करते हैं, हमारे आर्म्स के नीचे इम्प्लांट करते हैं, और इनका जो इफेक्टिव पीरियड है वो 3 से लेके 5 साल तक है। तो देख लो, इम्प्लांटेड सबडर्मली फॉर लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रासेप्शन, जिसको लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रासेप्शन चाहिए वो इसको यूज करता है। कब तक इफेक्टिव, बेटा 3 से लेके 5 साल तक। और इनको हम नॉर प्लांट भी कहते हैं। इंसर्टेड अंडर लेफ्ट अपर आर्म। ठीक है, कहाँ पे इनको प्लांट करते हैं, लेफ्ट अपर आर्म पे। फिर नेक्स्ट है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन। अब बेटा इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन जैसे कि मानो
कोई था जिसने बिना किसी प्रिकॉशन के, ठीक है, कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लिया और वहां पर प्रेगनेंसी के चांस उसको दिख रहे हैं, ठीक है, और उसको नहीं चाहिए, तो उस केस में क्या यूज किया जाता है, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन। कितने टाइम के अंदर यूज करना है, 72 आवर्स ऑफ कोइटस, यानी कि 7 सेक्स के 72 आवर्स के अंदर से यूज करना है। और यहाँ पर एक नाम याद रख लेना, क्या, RU486, ठीक है। अब बेटा नेक्स्ट है हमारे पास परमानेंट मेथड, या फिर हम कह सकते हैं सर्जिकल मेथड या फिर स्टरलाइजेशन। अब ये एक बार हो जाए तो ये वापस से इसको हम रिवर्स नहीं कर सकते, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। अभी मेल और फीमेल दोनों में हो रहा है, ठीक है, मेल और फीमेल दोनों के अंदर इसको परफॉर्म किया जा रहा है। अब देखो, मेल में हो रहा है तो मेल में क्या कहेंगे, वेसेक्टोमी। फीमेल में क्या कहेंगे बेटा, ट्यूबेक्टोमी, ठीक है। वेसेक्टोमी इधर, ट्यूबेक्टोमी। अब देखो, वेसेक्टोमी में क्या किया जा रहा है कि स्मॉल पार्ट ऑफ वास्ट डिफरेंस इज रिमूव्ड और टाइड अप, कि बेटा इस वासा डिफरेंस का छोटा सा पार्ट क्या कर रहे हैं, या तो रिमूव कर रहे हैं या फिर उसको टाई कर रहे हैं बाहर स्क्रोटम से ही। जैसे हमने क्या कहा, वेसेक्टोमी। और फीमेल के केस में जैसे कि ट्यूबेक्टोमी, यहाँ पर ट्यूब को कट कर रहे हैं, या कौन सी ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब। अब या तो उसको टाई कर देंगे या फिर छोटा पार्ट कट कर देंगे, वही क्या हो गया, ट्यूबेक्टोमी। क्लियर इतना। और यहाँ पे नोट क्या दिया हुआ है, दीज टेक्निक्स आर हाईली इफेक्टिव बट दे आर नॉन रिवर्सिबल, या फिर उनकी रिवर्सिबिलिटी क्या है, बहुत पुअर है। ठीक है बेटा इतना, एक मिनट। तो अब नेक्स्ट है हमारे पास एमटीपी या फिर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है बेटा, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, और इसका एक और नाम है अबॉर्शंस, ठीक है, इंड्यूस्ड अबॉर्शंस। तो देखो, ऑल्सो नोन एज एबॉर्शन। और पूरी दुनिया में 45 से लेके 50 मिलियन प्रेगनेंसी, या फिर हम कहें एमटीपी, इसको क्या किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है। देख लो, 45 to 50 मिलियन एमटीपी परफॉर्म्ड इन अ ईयर ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब नेक्स्ट चीज है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने इसको लीगलाइज कर दिया, यानी कि एमटीपी को लीगलाइज कर दिया 1971 में। अब देखो, कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से इसको लीगलाइज किया गया, पर कुछ लोगों ने इसका मिसयूज भी करना चाहा, तो उनके लिए भी कुछ कंडीशंस का यहाँ पर बनाया गया। तो देखो, स्टार्ट करते हैं कि एमटीपी जो है सेफ है कब, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर क्या है भाई, एमटीपी सेफ है, आप किसी डॉक्टर के गाइडेंस के अंदर एमटीपी को परफॉर्म करा सकते हैं। तो दिया हुआ है, एमटीबी सेफ ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर बाय एन ओपिनियन ऑफ अ मेडिकल प्रैक्टिशनर। और अगर मान लो कि भाई एक ट्राइमेस्टर से ज्यादा टाइम लग गया, ठीक है, बेसिकली एक ट्राइमेस्टर क्या होता है, 12 हफ्ते। और अगर 12 हफ्ते से ज्यादा हो गए, जैसे कि 24 हफ्ते हो गए, तो उस टाइम पे आपको दो मेडिकल प्रैक्टिशनर से भाई बातचीत करनी पड़ेगी। अगर वो आपको अलाउ करते हैं एमटीपी का, तब तो ठीक है। पर बेटा 12 हफ्ते से ज्यादा वाली एमटीपी बहुत ज्यादा रिस्कियर होती है, मदर और फिटस दोनों के लिए, दोनों की जान को बहुत ज्यादा इसमें खतरा रहता है। फिर आगे चलते हैं, एमटीपी कैन बी परफॉर्म्ड इन दिस कंडीशन। देखो कौन कौन सी कंडीशन है जिनमें हम एमटीपी को परफॉर्म करा सकते हैं। सबसे पहला तो अनवांटेड प्रेगनेंसी, उस केस में भी एमटीपी हो सकती है। दूसरा, एबनॉर्मल फीटस, जैसे कि एमनियोसेंटेसिस की प्रोसेस की और वहां पर पता चला कि जो फीटस है उसको कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, या फिर वो आगे सस्टेन नहीं कर पाएगा, ठीक है, जिंदा नहीं रह पाएगा, तो उस केस में भी एमटीपी को यहाँ पर परफॉर्म किया जाता है। फिर नेक्स्ट, कोई रेप केस है, तो वहां पर भी अगर कोई प्रेगनेंसी का केस हो जाता है, तो उस केस में भी क्या किया जाएगा, एमटीपी किया जाएगा। और यहाँ पे मैंने नोट में डाल दिया है कि सेकेंड ट्राइमेस्टर की एमटीपी ज्यादा रिस्कियर होती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट बेटा हमारे पास सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज या फिर एसटीआई, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। अब बेटा ऐसे इन्फेक्शंस और डिजीज ट्रांसमिट हो किससे, सेक्सुअल इंटरकोर्स से, तो उसी को हमने क्या कहा, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, ऑल्सो नोन एज वनरल डिजीज और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। इनके दो और नाम है, क्या, वनरल डिजीज और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। एग्जाम्पल याद रखना, क्या, गोनोरिया, साइफिल्स, जेनाइटल हर्प्स, हेपेटाइटिस बी। और इसके साथ साथ बेटा जो एचआईवी है, किसको लीड करता है, एड्स को। अब मैंने यहाँ पर इसलिए लिखा है क्योंकि किसी एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि सर एसटीडीज का एग्जाम्पल क्या, हमारे दिमाग में सीधा क्या आता है, एड्स। और बेटा एड्स के अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं, गोनेरिया, साइफिल्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट चीज है कि ये फैलता कैसे है। अब बेटा अगर मान लो किसी को एचआईवी है और वो किसी नीडल को उसने यूज किया, जैसे मान लो कि ब्लेड ही यूज की उसने अपने शेविंग करने के लिए, और उसको किसी और को दे दिया, तो इस तरीके से भी क्या हो गया, यहाँ से एक से दूसरे को ट्रांसफर हो गया है। अब ऐसे हाथ हाथ मिलाने से ऐसे ही ट्रांसफर नहीं होता, पर अगर कोई सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट हो गए
नीडल्स हो गई, अगर उनको हम यूज करें किसी इन्फेक्टेड पर्सन से लेके, तो हमको एड्स HIV वगैरह आसानी से हो जाएगा। तो ये ऑल्सो स्प्रेड बाय शेयरिंग ऑफ यूज्ड नीडल्स, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स एक्स्ट्रा। अब इनको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? देखो एनसीईआरटी में 3 पॉइंट दिए, वही 3 पॉइंट हम यहाँ बात कर रहे हैं कि अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर्स एंड मल्टीपल पार्टनर्स। अब अगर मान लो कोई पार्टनर है, उसके बारे में आपको कुछ पता ही नहीं है, ठीक है, सामने वाले की आपको हिस्ट्री नहीं पता, भाई आपको पता नहीं कि इसको एड्स है या नहीं है, और अगर आप उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हो, तो उस केस में भी आपको क्या हो सकते हैं? एड्स हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट है ऑलवेज ट्राई टू यूज कॉन्डम ड्यूरिंग कोइटस। अब हमेशा सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे कॉन्डम का यूज करें, क्योंकि हमने देखा भी कि भाई कॉन्डम किससे प्रिवेंट करता है? एड्स को। पर होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। क्लियर है? अभी वो कैसे, वो मैं यहाँ पे पूरा नहीं बता रहा। फिर नेक्स्ट आगे चलो, इन केस ऑफ डाउट कंसल्ट टू अ क्वालिफाइड डॉक्टर फॉर अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है कि भाई आपको इम्यूनिटी लो हो रही है या कुछ ऐसा हो रहा है आपके साथ, तो डॉक्टर के पास जाओ, वहां पे उसे शेयर करो। अगर कुछ निकलता है, डायग्नोज होता है, तो फिर ट्रीटमेंट लो, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास अब इनफर्टिलिटी का केस। बेटा जैसे कि इसके पहले वाले चैप्टर में बात की कि जैसे कि स्पर्म है, उसमें से सिंगल इजेक्युलेशन में जितने भी स्पर्म हो रहे हैं, उनमें 60% का मोटाइल होना बहुत जरूरी है, यानी कि 60% हेल्दी होनी चाहिए। अगर 60% से नंबर कम है, तो वहां पर वो इनफर्टिलिटी का केस हो जाता है। उसी की हम यहाँ पर बात करते हैं। तो इन केस ऑफ इनफर्टिलिटी कपल्स कैन हैव चिल्ड्रन थ्रू सर्टेन स्पेशल टेक्निक्स नॉन एज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स या फिर टेक्नोलॉजीज। अब यहाँ पर जो पेरेंट्स है, सॉरी पेरेंट्स क्या, कपल्स, अगर उन वो फर्टिलिटी नहीं हो पा रहे, या फिर हम कह सकते हैं भाई बट इनफर्टिलिटी का केस वहां पर प्रेजेंट है, तो कुछ ऐसे टेक्निक्स है जिनका यूज करके वो पेरेंट्स बन सकते हैं। अब हम उन टेक्निक्स को देखते हैं। सबसे पहला हमारे पास इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब बेटा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या है? एक टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब के अंदर ओवा लिया, स्पर्म लिया, वहां पर उनमें फर्टिलाइजेशन करा रहे हैं। अब जब भाई गैमेट फ्यूज करेंगे तो क्या बनेगा? जाइगोट। और अभी जो जाइगोट है, इसको हम दो अलग अलग जगह प्लांट कर सकते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर नाम भी क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। चलो इसको देखते हैं। सबसे पहला क्या? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब बेटा इन विट्रो यानी कि यहाँ पर किसकी बात कर रहा है? टेस्ट ट्यूब की। और टेस्ट ट्यूब तो कहाँ है? बॉडी से बाहर प्रेजेंट है ना। तो ऐसी फर्टिलाइजेशन जो बॉडी के बाहर हो रही है, पर बॉडी की जैसी कंडीशन उसको प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है, तो इसी को हम कह रहे हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो आउटसाइड द बॉडी इन सिमिलर कंडीशन एज बॉडी। और फिर जब यहाँ पर भाई फर्टिलाइजेशन हो जाएगी तो क्या बनेगा? एम्ब्रियो बनेगा। उस एम्ब्रियो को फिर हम ट्रांसफर करेंगे कहाँ पर? यूट्रस में। उसी को हमने क्या कहा? एम्ब्रियो ट्रांसफर, यानी कि ईटी। तो देखो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या है? फर्टिलाइजेशन आउटसाइड बॉडी, पर सेम कंडीशंस कैसी है भाई? बॉडी जैसी है। और फिर जब एम्ब्रियो बना तो एम्ब्रियो को ट्रांसफर किया गया, उसको हमने क्या कहा? ईटी। अब नेक्स्ट चीज देखो, इधर ये स्पर्म, इधर ये ओवा, दोनों फ्यूज किए, फर्टिलाइजेशन हुआ। अब बेटा फर्टिलाइजेशन के बाद देखो, एक तो बना जाइगोट, ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बना? जाइगोट। अब ये जाइगोट जो है, इसके अंदर 8 ब्लास्टोमियर यानी कि 8 सेल प्रेजेंट है। तो अभी तो है जाइगोट ही ना, तो इसको हम कहाँ पर प्लेस करेंगे? फेलोपियन ट्यूब में। कहाँ प्लेस कर दिया इसको हमने? फेलोपियन ट्यूब में। तो जब 8 ब्लास्टोमियर के ग्रुप, या फिर हम कहें जाइगोट को हम फेलोपियन ट्यूब में भेजते हैं, उसे हम कहते हैं जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, या फिर जाइगोट इंट्राफेलोपियन, एक मिनट यहाँ पर ट्रांसफर आएगा। ठीक है बेटा, यहाँ पर क्या हो रहा है? जो जाइगोट था 8 ब्लास्टोमियर सेल वाला, उसको हमने कहाँ भेजा? फेलोपियन ट्यूब में। तो इसी को हम कह रहे हैं जिफ्ट, यानी कि जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। नेक्स्ट चीज है कि अगर वो जो जाइगोट था 8 ब्लास्टोमियर वाला, उसको थोड़ा और ग्रो करने देते हैं हम बाहर ही, और वो क्या बना ले भाई? एक एम्ब्रियो बना ले। अब बेटा एम्ब्रियो को तो हम कहाँ प्लांट करेंगे? यूट्रस में, यानी कि यूट्रस के एंडोमेट्रियम पे। तो इसको हम क्या कहेंगे कि मोर देन 8 ब्लास्टोमियर को कहाँ भेजना है? यूट्रस में। और इसको हम कह देंगे इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, IUT। क्लियर है इतना? अगर जाइगोट है तो फेलोपियन ट्यूब में भेजो, जिफ्ट। और अगर 8 से ज्यादा सेल है, यानी कि एम्ब्रियो बन चुका है, तो उसे कहाँ भेजो? यूट्रस में। तो ये क्या हो गया? IUT। ठीक है, यहाँ पे मैंने सारी चीजें अलग अलग करके लिख दी है, ऐसे का ऐसा याद कर लो एकदम बढ़िया से। फिर नेक्स्ट हमारे पास जिफ्ट। जैसे कि था जिफ्ट, अब क्या हो गया? गिफ्ट। अब बेटा गिफ्ट में देखो, गिफ्ट का फुल फॉर्म क्या है? गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। अब देखो, गैमेट फेलोपियन ट्रांसफर नहीं, गैमेट को कहाँ भेजा जा रहा है? फेलोपियन ट्यूब में। तो देखो एक डोनर है, और डोनर ने क्या दिया भाई? ओवम दिया। अब बेसिकली बात ऐसी कि जो फीमेल है वो ओवा प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, ठीक है, यानी कि फीमेल के अंदर एग प्रोड्यूस नहीं हो रहा, पर वो भाई जो
आगे फर्दर डेवलपमेंट है उनके लिए पूरा जो सराउंडिंग है वो प्रोवाइड कर सकती है, ठीक है, यानी कि वो बेबी कंसीव कर सकती है। तो उस केस में क्या किया जाएगा, किसी दूसरी फीमेल से एग को लेंगे और उसके फेलोपियन ट्यूब में भेज देंगे। फिर उसके बाद वहां पर ग्रोथ होगी, यानी कि सराउंडिंग तो उसको मिल रही है, सारी सराउंडिंग वहां पर प्रेजेंट है, जैसा उसको माहौल चाहिए ग्रो करने के लिए सब कुछ वहां पर है। पर भाई एग ही प्रेजेंट नहीं है, तो एग किसी और से लिया और यहाँ पर फेलोपियन ट्यूब में डाल दिया। तो देखो भाई डोनर है, डोनर से क्या ले लिया, ओवम ले लिया। और फिर इधर फीमेल है जो ओवम प्रोड्यूस नहीं कर सकती पर सुटेबल एनवायरनमेंट दे सकती है डेवलपमेंट के लिए। तो यहाँ से ओवम को लेंगे और कहाँ भेज देंगे, इसके फेलोपियन ट्यूब में। और जब वो फेलोपियन ट्यूब में जाएगा फिर नॉर्मल ग्रो करता रहेगा, अपना डेवलपमेंट करता रहेगा। तो इसी को हमने क्या कहा, गिफ्ट, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। ठीक है बेटा। फिर नेक्स्ट है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन यानी कि ICSI। अब देखो इस केस में क्या हो रहा है कि जो फीमेल है उससे ओवा लिया, ठीक है, और इधर जो मेल है उससे स्पर्म लिया। फिर स्पर्म को डायरेक्टली ओवा के अंदर एंटर कराया जा रहा है, यानी कि जो स्पर्म है ओवा की वॉल को पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा, ठीक है, यानी कि स्पर्म क्या है, वीक है। तो इस केस में माइक्रो इंजेक्शन लेंगे, माइक्रो इंजेक्शन में स्पर्म होगा, इधर ओवा है, और ओवा के ठीक न्यूक्लियस के अंदर उसको एंटर करा के स्पर्म को वहां पर रिलीज कर दिया जाएगा। तो ये क्या है बेटा, ICSI, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ठीक है। और फिर जब एम्ब्रियो बन जाएगा तो उसको यूट्रस में भेज देंगे। चलो आगे फिर नेक्स्ट है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। अब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्या हो रहा है कि जो मेल पार्टनर है वो इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा है, जैसे कि मान लो इजेकुलेशन है, उसमें या तो जो स्पर्म नंबर है वो लो है या फिर वो ढंग से इंसेमिनेशन नहीं कर पा रहा है। तो इस केस में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की जाएगी। देखो इन केस ऑफ inability of the male partner to inseminate or due to low sperm count, in this case semen collected from husband या फिर डोनर, ठीक है, या तो हस्बैंड से या फिर डोनर से सीमन को लिया जाएगा और उसको आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस किया जाएगा कहाँ पर, या तो वजाइना में या फिर यूट्रस में। क्लियर बेटा। अब देखो वजाइना में भी इंसर्ट कर सकते हैं या फिर यूट्रस में भी कर सकते हैं, पर जब इसको यूट्रस में हम इंट्रोड्यूस करेंगे तो उसको हम कहेंगे IUI, यानी कि इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन कहां पर हुई, यूट्रस में। तो ये क्या है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, यानी कि जो मेल पार्टनर था इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा था तो हमने आर्टिफिशियल मेथड का यहाँ पर यूज किया। तो बेटा यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है पूरा कंप्लीट हो गया और जो मेन चीजें थी वो हमने देख ली। देखो इसके जो भी क्वेश्चन आंसर हो आप करो, सारे के सारे बनेंगे। ये जितने भी पॉइंट्स थे बस इतना ही आपको याद करना है। और जो डाटा वाला पार्ट था वो भी हमने यहाँ पर देख लिया है, सारा डाटा याद नहीं करना। बस भाई अभी करंट पॉपुलेशन कितनी है, सेंसस में इसके पहले वाले में कितनी थी, क्लियर इतना। तो बेटा इस चैप्टर में बस इतना ही। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट में पूछ लेना, मैं वहां पे आपका आंसर दे दूंगा। जब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।